गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग नॉलेज जंक्शन। आज काफी दिनों के ब्रेक के बाद हम दोबारा से एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। देखो गाइस, इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वैसे ही सेम पैटर्न एनक्लेस के बेस पे ही हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें। उससे पहले मुझे थोड़ा नॉर्थ-सेट 2020 की बात करनी है। हम सबको पता है नॉर्थ-सेट 2020 फर्स्ट एग्जाम था, जो एक कंबाइंड एग्जाम था। इसमें जो लोगों का सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, और जिनको नहीं हो पाया है उनके लिए मैं बस एक ही बात कहने को ही मेरे पास बस एक ही बात जो कहना है मुझे, एक्चुअली उन लोगों के लिए बस यही कहना है। देखिए, एग्जाम हम ये सोचते हैं कि एग्जाम में ऐसा ही पैटर्न आएगा, या फिर एक हम पर्टिकुलर पैटर्न अपने दिमाग में बना के चलते हैं, जैसा हमारे दिमाग में डाला जाता है कि ऐसा पैटर्न आएगा वैसा पैटर्न आएगा, उस हिसाब से हम लोग तैयारी करते हैं। जैसे इस एग्जाम में भी मैंने सुना था, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे जस्ट बिकॉज ये कोविड ईयर है तो इसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कोविड के आएंगे। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज ऑलरेडी हम सबको पता है कि हाँ, कोविड एक बहुत बड़ी एक मीन्स एक ऐसा पैंडेमिक है कि उसमें क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। बट द थिंग इज कि अभी उस पर रिसर्च चल रही है मीन्स उसमें अभी तक पर्टिकुलर हमें डाटा, एक ऐसा डाटा हमें अभी तक नहीं मिला है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा क्वेश्चन नहीं डालेगा जिसमें उस पर कल के दिन क्या हो, उसमें कल के दिन उसको आंसर चेंज करने पड़े या फिर क्वेश्चंस को हटाना पड़े। सो बेसिकली गाइज, जो गलती हम लोग करते हैं वो हमको इंडिविजुअली पता होती है कि हमसे एग्जाम के टाइम पे क्या गलती हुई है। एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन हम लोग करते हैं वो हम लगभग सब लोग सेम करते हैं, बट एग्जाम के दौरान होने वाले वो 3 घंटे हम लोग किस तरीके से टैकल कर रहे हैं उस पर ही हमारा रिजल्ट क्या होता है, डिपेंड करता है। बिकॉज बिफोर एग्जाम हम सबको पता है हमारे पास इतनी बुक्स हैं, हमको इतना कवर करने का है, और हमको आजकल सब लोग ये बता देते हैं कि हमको किस तरीके से कैसा पढ़ने का है करके। देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एम्स एग्जाम की, एम्स का पैटर्न क्या रहता है, कुछ उसमें एम्स तीनों लेवल के क्वेश्चन डालता है। एक होता है थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन, एक होता है मिडिल लेवल में जो आता है, और एक होता है थोड़ा इजी क्वेश्चन जो हर कोई सॉल्व कर सकता है। अब जो सिलेक्शन होता है वो डिपेंड करता है, जो प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन आते हैं, प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन हमारे फॉल करते हैं हाई कैटेगरी में। बिकॉज हम लोगों को पता है प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको खुद को उस सिचुएशन में रखने का है, जो हम लोग नहीं करते। बेसिकली हम लोग जाते हैं नॉलेज पे, नॉलेज इन द सेंस की बुक्स पे। हम लोग सोचते हैं हमने बुक्स में वो पढ़ा था, हम लोग ये नहीं सोचते कि हम अगर हॉस्पिटल में अगर हम इस सिचुएशन में खड़े होंगे तो क्या हम फर्स्ट स्टेप यही उठाएंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा 100% कभी भी किसी बुक से नहीं आता। एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा मिक्स आते हैं, मीन्स मिक्स इन द सेंस कि आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन दिया जाएगा, आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज हो। अब पहले की जैसा नहीं है कि एग्जाम सारा मीन्स पहले ऐसा होता था, पिछले 2 साल पहले अगर हम सारे एग्जाम उठा के देखेंगे वो एग्जाम में यही होता था कि सारे बुक से ही क्वेश्चन आते थे। दैट्स रियलिटी, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसी हिसाब से बच्चों ने तैयारी किया और वो लकीस्ट थे जिनको उस समय पर सिलेक्शन हो गया। बट अब क्या है, अभी प्रैक्टिकल का भी डिमांड, मीन्स अगर आपको पेपर सॉल्व करना है आपको प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है और आपको नॉलेज के लिए भी होना जरूरी है। मीन्स आपको 50-50 दोनों का चाहिए। ऐसा नहीं आपके पास सिर्फ आप पढ़ रहे हो और आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो मीन्स डिफिकल्ट होगा उन लोगों के लिए, वो डिफिकल्ट होगा। और जो लोग थोड़ा सा मीन्स प्रैक्टिकल साइड पे जाके देख रहे हैं, चीजों को कर रहे हैं, वो लोगों के लिए थोड़ा इजी पड़ेगा, बिकॉज उस सिचुएशन में खुद को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा इजी हो जाता है विद नॉलेज। मैंने कहा दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इस चीजें मत जाना कि एक चीज से काम हो सकता है, खासकर नॉर्थ सेट में नहीं हो सकता। ईएसआईसी रेलवेज ये सब ऐसे क्वेश्चन देता है जो डायरेक्ट क्वेश्चन देता है, क्योंकि उसमें मैथ्स वगैरह सब आता है। तो वो एक डायरेक्ट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर हम बुक से पढ़ के देते हैं तो थोड़ा जो अभी तक देखा गया है वो थोड़ा इजी बनता है। बट एम्स के एग्जाम में अब ऐसा, क्योंकि एम्स का एक कंबाइन एग्जाम होना शुरू हो गया है, तो उसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर एक ही चीज से क्वेश्चन आएगा। दोनों चीज से तैयारी कीजिए। अपना एनक्लेक्स बेस्ड अपना जितना भी नॉलेज है वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर रखिए, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सो दैट जब क्वेश्चन इंप्लीमेंट के लिए आएगा तो आपको उसका हेल्प मिलना बहुत जरूरी है। अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम, बिकॉज वो 3 घंटे में क्या होता है ना, देखो 3 घंटे हम लोगों के पास बराबर होते हैं, हम लोगों का टाइम शुरू होता है एक साथ, टाइम खत्म होता है एक साथ। वो 3 घंटे में जब हम साथ में बैठते हैं, जब 2 फ्रेंड भी साथ में तैयारी करते हैं, साथ में बैठते हैं अगर एग्जाम देने के लिए भी, तो भी जो वो दोनों सोच रहे हैं ना, उस पर उनका क्या डिपेंड करता है, उस पर उनका रिजल्ट डिपेंड करता है। उसके दिमाग में उस चीज का आंसर कुछ और आएगा, सामने वाले दिमाग में उस चीज का आंसर कुछ और आएगा, बस वही चीज होती है। इसीलिए मैंने ये कहा कि नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, प्लस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आना भी बहुत जरूरी है। दोनों चीजों की अपनी एक इंपॉर्टेंस है गाइस। सो आई होप 2021
आप सभी के लिए जिनको 2020 में नहीं मिल पाया, बिल्कुल भी उस चीज के लिए टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। हम सबको पता है बहुत सीटें हैं, सबका होने का पूरा पूरा चांसेस है। बिल्कुल भी गाइस, मेरा एक पर्सनली एक सब लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस, जो लोग भी ये सोच रहे हैं 80 से 20 से बहुत फर्क पड़ रहा है गाइस, प्लीज उस चीज के पीछे मत भागिए, अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। जिस दिन उसको हटना होगा वो हट जाएगा गाइस। हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे, वो हटना होगा वो हट जाएगा। उस चीज के पीछे मत भागिए। ऐसा नहीं हो कि वो अगस्त में हटे और सितंबर में आपका एग्जाम आ जाए और फिर से रिजल्ट वही का वही। ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। अपनी मेहनत साथ साथ जारी रखिए। वो चीज के लिए जो उनको करना होगा वो कर ही रहे हैं गाइस। जो लोग जॉब पे हैं वो ऑलरेडी वर्क उस चीज पे काम कर रहे हैं ना, उनको करने दीजिए। आप लोग जो लोग सिर्फ अभी पढ़ रहे हैं उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहती है, टेंशन ज्यादा रहती है। सो प्लीज काइंडली फोकस कीजिए अपनी स्टडीज पे। रिजल्ट जो आना होगा वो हम बाद में, ये नहीं मीन्स लास्ट में हमारे पास ये नहीं होना चाहिए कि हमारी थोड़ी मेहनत कम होने की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, बस इतना ही होना चाहिए। अगर आपने इस साल भी एग्जाम पूरा पढ़ के दिया है गाइस, तो उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ छोड़ दीजिए उस चीज को। आपने पढ़ के पेपर दिया, आपका होना ना होना एक मीन्स देयर इज ऑलवेज अ थर्ड पावर बिहाइंड यू। मेरा बिलीव हमेशा यही रहता है कि एक हमेशा एक तीसरी चीज जो हम मीन्स हम लोगों को नहीं पता चलता, बट वो चीज होना वहां पे जरूरी होता है। कह सकते हैं उसको लक होता है, वो कह सकते हैं मीन्स कुछ भी कह सकते हैं उस चीज को, यू नो। हमको बस इस समय पे अपनी मेहनत पे ही भरोसा रखना है और उसके हिसाब से ही पढ़ना है। देखिए गाइस, मैंने स्टार्टिंग से कहा है एनक्लेक्स पे फोकस रखिए, मॉस्बी पढ़िए। मॉस्बी से आप इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे। लिपिनकॉट पढ़िए, एनक्लेक्स सॉन्डर्स पढ़ लीजिए। सॉन्डर्स से थ्योरी बहुत अच्छी हो जाती है। लोग समझते हैं एक बार पढ़ने से हो जाता है, 2 बार पढ़ने से हो जाता है। ऐसा भी कुछ नहीं होता। 1 बार से भी नहीं होता, 2 बार से भी नहीं होता, 3 बार से भी नहीं होता। आपको बार बार एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, एक पर्टिकुलर टाइम के गैप के बाद वो सब चीजें पढ़नी ही पड़ेंगी। बिकॉज हमारी कैपेसिटी होती है कि हम उसको सबकॉन्शियस में डालते हैं। हमारे माइंड के जो 3 पार्ट होते हैं हम उसे सबकॉन्शियस में डालते चले जाते हैं। जो चीजें हमें बेसिकली सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में डालनी चाहिए उनको हम नहीं डालते, पर बाकी जो हमारा पढ़ने का मटेरियल होता है वो सब हम सबकॉन्शियस में डाल के बैठे रहते हैं। ठीक है गाइस, तो उस चीज के लिए उस चीज को बार बार रिवाइज कीजिए। उसके लिए आपका परसिस्टेंसी होना पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है गाइस। ये एक चीज दिमाग में बिठा लेना कि आपको कंसिस्टेंट होके ही पढ़ना है। दूसरा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। रिजल्ट जो भी आए, आपकी मेहनत एग्जाम से पहले बराबर होनी चाहिए। बस ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। कोई भी प्रॉब्लम होती है गाइस, आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। आप उनसे पूछिए, आप किसी की भी हेल्प लीजिए गाइस। अपनी खुद की हेल्प लीजिए पहले। हमेशा हर चीज के डाउट पहले खुद से क्लियर करने की कोशिश कीजिए। आपको अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप अपने सुपीरियर वाले इंसान के पास जाइए जो आपको पढ़ाता है, या फिर जो मीन्स जो आपकी हायर अथॉरिटीज में जो आपके टीचर्स होते हैं उन लोगों के पास आप हेल्प ले सकते हैं गाइस। एंड हाँ, लाइफ में सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव रहना। देखिए गाइस, पॉजिटिव कहने का मतलब मेरा ये नहीं रहता कि हाँ कभी तुम डिप्रेस नहीं होते। पढ़ाई का समय ऐसा ही समय होता है गाइस जब आपको 100 बार डिप्रेसिव एपिसोड्स आपके दिमाग में आते हैं। 100 बार आपको लगता है आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 100 बार आपके दिमाग में आता है मेरे पिछली बार क्यों नहीं हो गया। वो चीज को हैंडल करना भी सक्सेस है गाइस। सक्सेस के पार्ट्स होते हैं, हमको एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पे जाना है गाइस। ठीक है, एक बहुत छोटा मीन्स ये एक सिर्फ इस चीज के लिए नहीं है, बहुत सारे एग्जाम लाइफ में ऐसे होते रहते हैं जिसको हमें पार करने के लिए पहले खुद से लड़ना पड़ता है। तो उस चीज के लिए पहले खुद को मीन्स एक मजबूत बनाइए अंदर से भी। और यू नो आपको वो चीज आपके अंदर होनी जरूरी है कि मुझको वो चीज करनी है। उसके बाद फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है कि हाँ नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। प्लीज लेट इट बी। जो होना होता है वो होगा गाइस। अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, बस उतना ही मेरा कहने का अभी तक जो मैंने कहा है बस उतना ही यही का बात कही है। अपनी मेहनत कंसिस्टेंट रखिए, अपने को एक हार्ड वर्कर बनाइए, बस सक्सेस 100% आपको मिलेगी। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब कुछ एंकर से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, अ क्लाइंट इज एडमिटेड विद हेडेक, कंफ्यूजन, वीकनेस इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट. The healthcare provider diagnosed carbon monoxide poisoning. What should the nurse do first? ये क्वेश्चन हमने लिया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट के क्वेश्चन से। इसने हमसे बोला कि एक क्लाइंट आया है जिसकी 3 मेन कंप्लेंट्स है। हेडेक हो रहा है उसको, कंफ्यूजन हो रहा है और क्या हो रहा है, उसको वीकनेस डेवलप हो रही है। अब उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने बोला कि उसको कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनिंग हो गया है। तो इसमें से अब नर्स का पहला एक्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन, ये क्वेश्चन बहुत क्लियर है गाइस, ये बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, सबको इसका आंसर भी पता होगा। फर्स्ट इसने बोला इनिशिएट गैस्ट्रिक लवाज,
सेकंड इसने बोला मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, थर्ड बोला एडमिनिस्टर 100% ऑक्सीजन बाय मास्क, फोर्थ बोला ऑब्टेन अ साइकाइट्रिक रेफरल। ऑप्शंस पढ़ने के बाद सबको इसका आंसर पता है। इसका आंसर देखो, आंसर से पहले मैं इसी को थोड़ी थ्योरी बताऊंगा। जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है ना गाइस, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें हम लोग ये बोलते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उसके पास हीमोग्लोबिन से कंबाइन होने की टेंडेंसी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 210 टाइम्स ज्यादा होती है। यही इसका पॉइंट है गाइस। कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी 210 टाइम्स होती है मोर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से 210 टाइम्स ज्यादा उसकी एबिलिटी होती है हीमोग्लोबिन से कंबाइन करने की। और अगर आपकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन कर जाए हीमोग्लोबिन के साथ तो क्या हो जाएगा गाइस, एनॉक्सिया हो जाएगा ना, टिश्यू एनॉक्सिया डेवलप हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसीलिए यही हमें यहाँ पे देखना है गाइस कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो रही है तो पूरी बॉडी में क्या हो रहा है पेशेंट की, टिश्यू एनॉक्सिया डेवलप हो रहा है, ब्रेन में ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो गया है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, गैस्ट्रिक लवाज का कोई सीन नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई वैसी पॉइजनिंग होती, मीन्स अगर कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का रूल होता, कोई ऐसी चीज इंजेस्ट की गई होती तो हम लोग लवाज का यूज करते। अगर नेक्स्ट है मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर का भी इसमें अभी कोई प्रायोरिटी नहीं है। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर 100% ऑक्सीजन बाय मास्क, दिस इज द ओनली राइट ऑप्शन। 100% ऑक्सीजन हम मास्क से देते हैं ताकि जो हमें यहाँ पे ये मिल गया है ना, जो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जाके हीमोग्लोबिन से मिल चुका है, उसको क्या हो, वो जल्दी से सेपरेट हो जाए, वो दोनों कंपाउंड क्या हो, जल्दी से सेपरेट हो जाए। ऑक्सीजन की अगर हम ऑक्सीजन बढ़ा देंगे तो वो जल्दी से क्या होंगे, उतना एफिनिटी में उतना टाइम तक वो ज्यादा कॉन्टेक्ट में नहीं रह पाएंगे और क्या होंगे, सेपरेट होके कंपाउंड सेपरेट हो जाएंगे। बस वही उसका सेम आंसर है। ठीक है गाइस, यही इसका आंसर है, एडमिनिस्टर 100% ऑक्सीजन बाय मास्क। इसमें हम बोलते हैं, इसमें हम नॉन रीब्रीदर मास्क भी यूज करते हैं ऐसी पॉइजनिंग पाने में, क्योंकि उसमें क्या होती है 100% ऑक्सीजन जाती है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, a client is admitted to emergency department with atrial fibrillation and does not recall how long the rapid pulse and irregular heart rate is occurring. The goal of care for nurse is, देखो एक क्लाइंट आया इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जिसको आर्टरियल फिब्रिलेशन हो गया है। अब उसको ये याद नहीं है कि उसको इरेगुलर हार्ट रेट और उसका जो पल्स है वो रैपिड पल्स कब से हो रखा है, उसको वो टाइम ड्यूरेशन याद नहीं है गाइस। तो इसमें गोल ऑफ केयर क्या बनेगा, ये कार्डियक डिपार्टमेंट में आने वाली जो अभी तक सुनी गई है, ये सबसे ज्यादा कॉमन क्या है प्रॉब्लम है, लोगों को याद नहीं रहता उनको कब से ये चीज। नाइट में भी कई बार जब एट्रियल फिब्रिलेशन स्टार्ट होता है तो एग्जैक्ट टाइम उनको याद नहीं रहता है कि वो किस टाइम पे एग्जैक्ट स्टार्ट हुआ है। सो इस क्वेश्चन में हमें पहले से ही गोल ऑफ केयर का पता होना बहुत जरूरी है। एट्रियल फिब्रिलेशन हम किसको बोलते हैं पहले ये जान लीजिए। एट्रियल फिब्रिलेशन कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे एट्रियम है ना, एट्रियम 450 से 600 तक क्या होते हैं, बीट करते हैं। एट्रियल फ्लटर हम सबको पता है 250 से 400 तक हम लोग बोलते हैं, फिब्रिलेशन हम लोग बोलते हैं 450 से ऊपर में। तो उससे ऊपर क्या हो रहा है, अगर एट्रियम क्या कर रहे हैं, एट्रियम अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो आ जाएगा एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर। अब उसमें बोला गया कि अगर रैपिड पल्स उसको इरेगुलर हार्ट रेट का टाइम ड्यूरेशन याद नहीं है तो अब नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा। देखिए पहले हम ये जान लेते हैं गाइस, एट्रियल फिब्रिलेशन होने के बाद सबसे बड़ा रिस्क किस चीज का होता है, 48 आवर्स अगर एट्रियल फिब्रिलेशन के बाद पेशेंट ने कवर कर लिए हैं और उस दौरान उसने कोई ट्रीटमेंट भी नहीं लिया है तो हम उस चीज में ये कहते हैं कि उसको सबसे ज्यादा रिस्क होता है ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन होने का। बिकॉज हमको पता है कोई भी चीज, देखिए वेंट्रिकुलर हो या एट्रियम हो, अगर एक नॉर्मल रिदम से क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो ही क्या होता है ब्लड क्या जा रहा है पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। अगर वो बहुत ज्यादा जल्दी होने लग जाए तो भी क्या होगा कि ब्लड स्टेसिस होना शुरू हो जाएगा, उतना ब्लड पंप नहीं होगा जितना एक नॉर्मल बीट में क्या होता है ब्लड पंप होता है। तो अगर फिब्रिलेशन स्टार्ट हो जाएगा किसी चीज का, इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा कि वो फुल प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो उसका क्या हो गया है रेट हाई हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा वहां पे जो ब्लड स्टेसिस होगा उसके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहां पे क्या होगा अगर 48 आवर्स कंप्लीट हो गए तो गाइस हम कहते हैं कि उसमें एक क्लॉट बनने के चांसेस क्या होते हैं, क्लॉट बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं गाइस। तो वो क्लॉट बनने की वजह से क्या होता है, हमें उसी का रिस्क को क्या करना होता है, कम करना होता है। उसके रिस्क को कम करने के लिए हम लोग ये पहला हमें ऑप्शन दिया गया है कन्वर्ट हार्ट रेट टू साइनस रिदम। देखिए गाइस हार्ट रेट को साइनस रिदम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के टाइम पे देखते हैं, वो कार्डियोवर्जन वगैरह जो हमारे पास ट्रीटमेंट होता है वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन तक की स्टेज के बाद हम लोग बोलते हैं कि हम तब उसको डेवलप करेंगे। उसको होता है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड वर्कलोड। ऑलरेडी हम लोग क्या बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के दौरान कार्डियक आउटपुट, मैंने अभी यही सेम चीज मैंने कही कि कार्डियक आउटपुट कम होगा,
कार्डियक आउटपुट कम क्यों होगा? क्योंकि वो क्या हो रहा है, वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं है वहां पर, हाई लेवल ऑफ रेट होने की वजह से वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिल पा रहा है, ब्लड इजेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो नेक्स्ट है मेंटेन वेंट्रिकुलर रिस्पांस बिलो 100 बीपीएम। दिस इज द ओनली प्रायोरिटी गाइस। क्यों हमें वेंट्रिकुलर रेट को 100 बीपीएम के नीचे रखना है? क्योंकि हमको मालूम है अगर हमारा वेंट्रिकुलर रिस्पांस भी 100 से ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा गाइस, तो वो पेशेंट की कंडीशन क्या होगा, हार्ट उसका बिल्कुल ही काम करना क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी एट्रियल फिब्रिलेशन उसको डेवलप हो चुका है गाइस। 100 बीपीएम से नीचे रखने का है हमको वेंट्रिकुलर रिस्पांस, क्योंकि अगर हमने इसको भी बढ़ा दिया तो वहां पे चांसेस बढ़ जाएंगे एम्बोलिक स्ट्रोक डेवलप होने के। एम्बोलिक स्ट्रोक डेवलप होगा क्योंकि वो वहां से ट्रेवल कर जाएगा, कहीं पर भी, लंग्स में ट्रेवल कर सकता है, ब्रेन में ट्रेवल कर सकता है अगर वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन हो गया। इसीलिए हमको ऑलरेडी एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन में सबसे ज्यादा जल्दी प्रिवेंट करना है कि वेंट्रिकुलर जो रेट है वो 100 बीपीएम से नीचे रहे। बीपीएम इज बीट्स पर मिनट के नीचे रहे, 100 के नीचे रहे, ताकि वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन डेवलप ना हो और एम्बोलाई नहीं बन पाए। क्योंकि एम्बोलाई अगर एक बार बन गई तो वो क्या करेगी, वो ट्रेवल करेगी, वो लंग्स में ट्रेवल कर सकती है, वो ब्रेन में भी ट्रेवल कर सकती है, तो वो बहुत डेंजरस हो जाता है। उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमारा पहला जो बेसिक वो रहता है वो यही रहता है कि वेंट्रिकुलर रेट को कम किया जाए। बस यही इसकी प्रायोरिटी है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ क्लाइंट इज एडमिटेड टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद फुल थिकनेस बर्न। ये बर्न से क्वेश्चन है। विद फुल थिकनेस बर्न टू द राइट आर्म, राइट आर्म में फुल थिकनेस बर्न हो चुका है। अपॉन असेसमेंट आर्म इज एडिमेटस, फिंगर्स आर मोटेड एंड रेडियल पल्स इज एब्सेंट, पेन इज आउट ऑफ 10। देखिए एक पेशेंट आया इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जिसको क्या हुआ है, राइट हैंड में क्या हो गया है, बर्न हो गया है, फुल थिकनेस बर्न हो गया है। फुल थिकनेस बर्न पे 4 असेसमेंट किए उसने, जो वहां पे स्टाफ प्रेजेंट था उसने 4 असेसमेंट किए। फर्स्ट असेसमेंट किया है कि आर्म फुल क्या है, एडिमेटस है, वो तो उसका फीचर होता है एडिमेटस आर्म। उसके बाद है फिंगर्स आर मोटेल, बिल्कुल फुल थिकनेस है तो फिंगर्स आर मोटेल है। रेडियल पल्स उसका एब्सेंट है, रेडियल पल्स जब चेक किया गया तो वो हमें एब्सेंट मिला है। दूसरा है पेन इज आउट ऑफ 10, पेन इज द मेजर फैक्टर इन द बर्न, हम सबको पता है। तो पेन 8 आउट ऑफ 10 हो गया। नर्स शुड, अब इसमें से कौन सी प्रायोरिटी नर्स को लेनी है, जितने हमें फीचर्स दिए गए हैं उसी के हिसाब से हमें ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें बोला गया है अब इसमें से नर्स कौन सी प्रायोरिटी अपनी बनाएगी। देखिए फर्स्ट बोला उसमें एडमिनिस्टर मॉर्फिन सल्फेट आईवी पुश फॉर सीवियर पेन, हम सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट बोला कॉल हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू रिपोर्ट लॉस ऑफ रेडियल पल्स। नेक्स्ट बोला कंटिन्यू आर्म असेसमेंट एवरी आवरली फॉर एनी चेंजेस। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू डू एक्सरसाइजेस ऑफ फिंगर। देखिए गाइस इसमें चारों के चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आंसर एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए माइंड में। फर्स्ट हमने बोला है कि मॉर्फिन सल्फेट को आईवी पुश करना है सीवियर पेन के लिए, तो क्या ये यहाँ पे प्रायोरिटी है गाइस? फुल थिकनेस बर्न अगर वहां पे हो चुका है और वहां पे हम ये भी कह रहे हैं कि आर्म फुल एडिमेटस है और हमें रेडियल पल्स एब्सेंट मिल रही है, ये हमें क्या सजेस्ट करता है? अगर हम थोड़ा सा बर्न में थोड़ा सा अंदर को जाएंगे तो हमें पता है एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में हम ये बोलते हैं अगर वहां पर क्या होता है, अगर आर्म एडिमेटस हमें मिले और फुल थिकनेस बर्न हो जाए तो क्या होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम, मतलब एक चीज होती है गाइस कंपार्टमेंट सिंड्रोम। बर्न के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम, क्योंकि हमको पता है कि अगर एडिमा डेवलप होता है, एडिमा डेवलप होने की वजह से क्या होता है, मसल्स के अंदर भी एडिमा डेवलप होता है, जिसकी वजह से जो आगे की नर्व्स हैं, आगे की जो जितने भी आगे की चीजें हैं ना, नर्व्स हैं हमारे, जितने नर्व रूट हैं, वहां सब में क्या होगा, उसके हैंड में हुआ है तो हम हैंड की बात करेंगे, उसके पूरे आगे के हाथ में क्या होगा कि वो ही नहीं रहेगा, मीन्स की ब्लड फ्लो ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मसल्स के अंदर क्या हो गया, इतना ज्यादा प्रेशर डेवलप हो गया है कि आगे के उसमें ब्लड फ्लो ही बंद हो जाएगा उस जगह पर ड्यू टू एडिमा। अब हम बोलते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम के 5 साइन हम लोग बोलते हैं, 5 पीज हम लोग इसका आंसर वो मानते हैं। देखिए गाइस 5 पीज क्या होते हैं इसके, 5 पीज होते हैं। पेन बोलते हैं पहला, हाई लेवल ऑफ पेन, कलर पेलर हो जाता है, पैरेस्थीसिया होता है, पैरेस्थीसिया कहने का मतलब क्या है, नंबनेस डेवलप होती है उस हैंड में, पल्सलेसनेस डेवलप हो जाता है, वहां पे हमें पल्स नहीं मिलेगी, यही हमें फीचर दिया गया है क्वेश्चन में, इसी से हमें पता चल जाना चाहिए ये साइन है कंपार्टमेंट सिंड्रोम का। नेक्स्ट है पैरालिसिस, वो आर्म का ही क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा पैरालिसिस, ये ऐसे ही तरीके से बढ़ता है गाइस। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में हमेशा ध्यान रखने की चीज है, अगर पेन यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर पेलर हो जाएगा, फिर पैरालिसिस डेवलप होगा जिसे हम लोग नंबनेस बोलते हैं, उसके बाद पल्सलेसनेस डेवलप हो जाएगी, वहां पे पल्स ही एब्सेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वहां पे क्या होना है, नेक्स्ट हमको पता है अगर पल्सलेसनेस हो गई है तो अगर इसको यहाँ पे ट्रीट नहीं किया दैट विल लीड टू पैरालिसिस ऑफ दैट आर्म, क्योंकि हमको मालूम है अगर किसी भी मसल में इतना ज्यादा प्रेशर डेवलप हो जाए, बर्न का केस अगर किसी ने देखा होगा उनको पता होगा कि बर्न में ऐसा एडिमा डेवलप होता है, अगर मान लो उसको फुल थिकनेस बर्न हुआ है तो उसको इस तरीके से एडिमा होगा
कि उसका आगे के जितना भी उसका वो ऑर्गन होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम हाथ का छोड़ के लेग का मानते हैं कि लेग में अगर उसको फुल थिकनेस बर्न हुआ है, तो नीचे के पैर में फुल क्या होता है, हमें कि बहुत बार हमें एम्पुटेशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है। वो डेवलप क्यों होती है, वो इसी वजह से डेवलप होती है कि जब वो पल्सलेसनेस हो रही होती है, हम उस दौरान पे उसका इंटरवेंशन नहीं करते, इसलिए वो पैरालिसिस होकर क्या होता है, कई बार वो ऑर्गन बिल्कुल ही एम्पुटेट करने की नौबत पे आ जाता है। तो वही कंपार्टमेंट सिंड्रोम है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम एक इमरजेंसी कंडीशन है गाइस। इसका ट्रीटमेंट हो सकता है जिसे हम बोलते हैं क्या, फैशियोटॉमी। वो जो फैशिया वहां पे डेवलप होता है, हम उसके लिए करते हैं एक सर्जरी जिसका नाम होता है फेशियोटॉमी, जिससे क्या होता है, उस चीज से प्रेशर हटाया जाता है। वो चीज जो प्रेशर वहां पे डेवलप कर रही होती है उसको रिलीव किया जाता है, और आगे ऑर्गन में ब्लड सप्लाई क्या होती है, आगे की जितने भी ऑर्गन है ब्लड सप्लाई कंटिन्यू की जा सकती है। वही इसका ट्रीटमेंट है गाइस। तो हमने बाकी के ऑप्शन जो पढ़े थे उसमें पहला क्या था, मॉर्फिन सल्फेट आईवी पुश के लिए सीवियर पेन के लिए यूज करते हैं गाइस, यूज करते हैं, दैट इज करेक्ट। लेकिन हमें ये प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से यूज करना होता है, प्लस यहाँ पर ये प्रायोरिटी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि वहां पे लॉस ऑफ रेडियल पल्स प्रेजेंट है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो डेफिनेटली हम किसको देते, पेन को हम क्या देते, प्रायोरिटी देते। नेक्स्ट है कंटिन्यू आर्म असेसमेंट एवरी आवरली फॉर एनी चेंजेस, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। हमें आर्म असेसमेंट को कंटिन्यू करना पड़ता है, हाफ एन आवर और 1 आवर में हमें बार बार चेक करना पड़ता है कि उसमें आगे और चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, बट यहाँ पर ये प्रायोरिटी नहीं है। नेक्स्ट हमें दिया गया है इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू डू एक्सरसाइज ऑफ फिंगर, ये आफ्टर, ये बात की बात है, फॉलोअप की बात है कि हमें एक्सरसाइज करने को बोल रहे हैं सो दैट क्या हो, वो ऑर्गन का क्या हो, प्रॉपर यूज हो सके और उस चीज पे सर्कुलेशन डेवलप हो सके। इसीलिए हम लोग बोलते हैं अगर ऐसी कंडीशन कभी कभी होती है तो बॉल स्क्वीजिंग एक्सरसाइजेस भी करने को बोलते हैं, बट लेटर ऑन, अभी नहीं। ऐसा इमरजेंसी डिपार्टमेंट के केस में हम लोग ये चीज को प्रायोरिटी ना देके हम उसको प्रायोरिटी देते हैं जो हमें नेक्स्ट इंटरवेंशन करना है, चाहे वो किसी का भी क्वेश्चन है, वो कार्डियोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है, वो न्यूरोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हमको फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को रखना है जिसको इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत है। पेशेंट के अंदर उसी सिम्टम को सबसे ज्यादा देखना है जिसको इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत है गाइस। बस यही, इसी हिसाब से इसका भी आंसर निकलेगा। ऑप्शन सारे सही हैं, बट प्रायोरिटी वाइज देखा जाएगा तो सेकंड वन ऑप्शन विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गायनी से, टू डिटरमाइन फीटल पोजीशन यूजिंग लियोपोल्ड्स मैन्यूअर, दैट फर्स्ट मैन्यूअर इज यूज्ड टू। ये मैन्यूअर सबसे ज्यादा कॉमन होता है गाइस और सबसे ज्यादा इजी होता है याद करने के लिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम सारे एग्जाम जितने भी आज तक हुए हैं उन सब में ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। मैन्यूअर पूछता है, कभी फर्स्ट पूछेगा, कभी सेकंड, कभी थर्ड, कभी फोर्थ मैन्यूअर पूछता रहेगा और आपसे ये पूछेगा कि अब इस मैन्यूअर में बताइए इसमें क्या होता है। इस बार के नॉर्थ सेट में जो अभी जो नॉर्थ सेट हुआ है 2020 का, उसमें क्वेश्चन आया था पेल्विस से। पेल्विस का क्वेश्चन भी बहुत कॉमन था गाइस, हम सबको पता रहता है वो। उसमें लैंडमार्क पूछे गए थे, अगर पेल्विस से हम उसने पेल्विस दिया था, उसमें लैंडमार्क पूछे थे कि अगर हम ऊपर से नीचे स्टार्ट करते हैं तो 7th पॉइंट में कौन सा लैंडमार्क आएगा, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं अपर बॉडी ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, प्यूबिक क्रस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल, पेक्टोरल लाइन वगैरह। उसमें 7th पॉइंट पूछा था कि 7th पॉइंट में कौन सा लाई करेगा। ये इतना कॉमन क्वेश्चन था गाइस, लेकिन खुद मैंने इसमें 3 बार अलग अलग ऑप्शन लगाए थे बिकॉज वो कंफ्यूजिंग था। वो इतना कंफ्यूजिंग था कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं या यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो हमसे कहाँ से बोल रहा है वो समझने में ही टाइम लग गया, और दोनों में आंसर अलग आ रहा था। ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो लैंडमार्क अलग आएगा, नीचे से पेल्विस में स्टार्ट करेंगे तो लैंडमार्क अलग आएगा। फाइनली लास्ट में सही आंसर लग गया था, पता नहीं कहाँ से, पर हाँ चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ल्यूपोर्ट मैन्यूअर से। ल्यूपोर्ट मैन्यूअर ने पहला बोला कि फर्स्ट मैन्यूअर किस चीज के लिए यूज होता है, तो फर्स्ट मैन्यूअर हम लोगों को पता है कि किस चीज के लिए होता है। फर्स्ट मैन्यूअर हमको बताता है फंडल ग्रिप, फंडल लेटरल सेकंड होता है, पॉलिक होता है थर्ड, इसको बोलते हैं सेकंड पेल्विस ग्रिप, पेल्विक ग्रिप या फिर फर्स्ट पेल्विक ग्रिप होता है। ठीक है, ये 4 होती है हमारे पास, फंडल, लेटरल, पॉलिक एंड पेल्विक। यही हमारे मैन्यूअर बताता है। फर्स्ट मैन्यूअर ये बताता है, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। अब पूछ रहा है कि फर्स्ट हमको क्या बताएगा, फंडल ग्रिप हमको क्या बताएगा गाइस। फंडल ग्रिप हमको पता है, मैंने ये पहली वाली वीडियो में भी वो किया था, डिस्कस किया था कि अगर कोई बेबी है, ठीक है, अगर कोई बेबी है, इस बेबी का फंडल ग्रिप बताने का मतलब क्या है। फंडल ग्रिप कहने का मतलब है कि मदर की यहां पर जेफिस्टर्नम के पास में जो भी ऑर्गन आ रहा है वो कौन सा ऑर्गन है, वही हमें फंडल ग्रिप बताता है। फंडल ग्रिप हमें क्या बताता है गाइस, फंडल ग्रिप ये बताता है कि फंडस पोर्शन में, मदर की फंडस एरिया में, जहां पे जेफिस्टर्नम, यहाँ पे जेफिस्टर्नम पे जो भी बेबी का एरिया लोकेट होता है बॉडी का, वही पार्ट हमको बताता है कि फंडल ग्रिप में ये ऑर्गन लोकेट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पर
हमें हार्ड स्ट्रक्चर मिलता है, तो हार्ड स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन है। अगर हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है तो उसका मतलब क्या है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है। हार्ड स्ट्रक्चर करने का मतलब है वो सजेस्ट करता है बेबी का फीटल हेड। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि अगर हमें सॉफ्ट पोर्शन मिलता है, सॉफ्ट मतलब क्या बताता है हमको, बेबी के बटक्स। बेबी के बटक्स मतलब क्या है कि बेबी का जो पोजीशन है वो क्या है, वर्टेक्स है। मतलब क्या है, हेड डाउन साइड में है, ठीक है, वर्टेक्स उसकी प्रेजेंटेशन है। उसके बाद हमने ये बात कही थी कि फ्रंटल ग्रिप हमको यही चीज बताता है, फर्स्ट मैन्यूअर यही बताता है हमको। लेटरल ग्रिप की बात कर लेते हैं, वो इस क्वेश्चन से रिलेट नहीं है, अलग है। लेटरल ग्रिप में हमें पता चलता है कि लेटरल साइड में कौन सा चीज लोकेट है। अगर हार्ड स्ट्रक्चर मिलता है तो वो सजेस्ट करता है फीटल स्पाइन, और अगर इरेगुलर मिलता है तो वो सजेस्ट करता है उसकी किसको, हैंड्स और लेग्स को, लिम्स को डिनोट करता है कौन, लेटरल ग्रिप में हमें ये पता चलता है। पॉलिक ग्रिप जिसे हम सेकंड ग्रिप बोलते हैं, ये हमें एंगेजमेंट के लिए होता है। सेकंड पेल्विक ग्रिप एंगेजमेंट के लिए पता चलता है, हम लोग एंगेजमेंट चेक करते हैं, ठीक है। और पेल्विक ग्रिप होता है कि जिसमें हम लोग ऐसे हाथ लगा के चेक करते हैं कि क्या वो पार्ट क्या है नीचे की तरफ, मीन्स कि कौन सा उसका बच्चे का पोजीशन और प्रेजेंटेशन है, वो फाइनल प्रेजेंटेशन पोजीशन हमें पेल्विक ग्रिप से मिलती है, जो लास्ट होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिए ये एम्स रायपुर का क्वेश्चन है, रायपुर में पूछा गया था, और उससे पहले भी ये एक एमएससी के एग्जाम में ये टेक्निक्स आती रहती है बार बार। सैम्पलिंग टेक्निक्स हमेशा बार बार क्या होती है, रिपीट होती है। तो यहाँ पे इसने बोला, देखो हम सबको पता है सैम्पलिंग टेक्निक्स दो होती है, जो सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है वो दो होती है, एक होता है प्रोबेबिलिटी, एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक कहने का क्या मतलब है कि हर एक सैंपल के पास क्या है, इक्वल चांस है कि वो एक, हम उसे सैंपल ले सकते हैं। हर एक इंडिविजुअल के पास इक्वल चांसेस हैं कि वो सैंपल की तरह सिलेक्ट हो सकता है, उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक में क्या होता है कि हर एक के पास इक्वल चांस नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि जजमेंटल होता है, यहाँ पे जजमेंटल होता है। यहाँ पे जो सैंपल होता है वो सेलेक्ट बाय चॉइस होता है, नॉट बाय चांस, सेलेक्ट बाय चॉइस होता है। ये इस पे ये डिपेंड करता है कि जो रिसर्चर है वो अपनी चॉइस के हिसाब से क्या करेगा, सैंपल सेलेक्ट करेगा। और प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, बाय चांस सिलेक्शन होता है। बाय चांस मतलब हर इंडिविजुअल के पास इक्वल क्या होता है, इक्वल परसेंटेज होता है कि वो सिलेक्ट हो सकता है एज अ सैंपल। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में जजमेंटल होता है और वो बाय चॉइस होता है, रिसर्चर की चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो किसको सैंपल की तरह सैंपल लेगा अपना, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हम लोग ये बोलते हैं कि कौन कौन सी सैंपलिंग आती है। एक आती है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ये बहुत बड़ा टॉपिक है गाइस, इसका अलग से एक वो बनाएंगे। सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है सिस्टमैटिक। एक होती है क्लस्टर, जिसमें हम क्लस्टर की तरह सैंपल लेते हैं, क्लस्टर से क्लस्टर बनाते हैं पहले, फिर उसमें से सैंपल सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आती है सिक्वेंशियल सैंपलिंग। सिक्वेंशियल में हम के का फॉर्मूला निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिवाइड बाय हमें कितना सैंपल चाहिए करके हम उससे निकालते हैं, ठीक है। उसके छोड़ो उसको, इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। हम नॉन प्रोबेबिलिटी में हम अलग बात करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन कौन सी आती है, पर्पसिव रैंडम सैंपलिंग आती है। पर्पसिव मतलब कि एक पर्पस के हिसाब से जो रिसर्चर होता है वो सेलेक्ट करता है, उसको पता रहता है कि मेरी स्टडी का पर्पस क्या है, एक पर्टिकुलर पर्पस है, मुझे उतने ही पॉपुलेशन पे क्या करना है, सैंपल उनको लेना है। पर्पसिव जो उसका पर्पस फुलफिल कर रहा होगा जो बंदा, उसी को वो सैंपल लेगा। दूसरा होता है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मतलब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जिसको जो लोग मिलते हैं वो उस हिसाब से सैंपल लेता है। दूसरा होता है कोटा सैंपलिंग, और एक होता है स्मॉल बॉल सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एड्स वगैरह के पेशेंट में जो ऐसे केसेस जो बहुत कम मिलते हैं, उसमें क्या होता है कि एक बंदे को दो बंदे बताने को होता है, फिर ये दो बंदे के बारे में बताते हैं, ऐसा करके ये सैंपलिंग होती है, ठीक है। ऐसा करके हमें एक सैंपल मिलता है। बस यही इसके टाइप्स है। इसको पूरा पढ़ने के लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, वो बहुत डीप है। मीन्स एक एक का अपना अपना रोल है, एक का अपने अपने वो क्या है, एक का अपना अपना एक अलग एक क्राइटेरिया है सिलेक्ट करने का सैंपल को, ठीक है। उसको अलग से पढ़ेंगे, इसको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। तो हमें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कौन सा नहीं आएगा, पर्पसिव नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट है। बस दैट्स ऑल। हमारी यहाँ पे ये वीडियो खत्म होती है, हमारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने कंप्लीट किए।
उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपने बाकी के सारे क्वेश्चन लेके आएंगे और उसी में हम लोग बाकी बची हुई चीजें डिस्कस करेंगे। शायद हो सकता है कि हम लोग कार्डियोलॉजी से पढ़े या फिर एक ऑन्कोलॉजी से पढ़े, वो दोनों में से एक चीज को डिसाइड करके वो नेक्स्ट में बनाएंगे वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज अपना जो मेहनत है उसको फिर से, मैं यही बात बोलूँ, फिर से मेहनत को अपनी कंटिन्यू रखो, उसको नहीं छोड़ने का है बीच में। अपने आप से ट्रू रहिए गाइस, रिजल्ट अपने आप आपको मिलेगा। ऑल द वेरी 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 बेस्ट।